मई 26 में ऐसे 530 अकेला 14 मार्क्स का आया था। स्टूडेंट्स छोड़ के इसलिए चल जाते हैं क्योंकि सर लेंदी है। प्रॉब्लम ये है, थिंकिंग ये है कि हर चीज़ को रटना है, पर मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड में वैसा अप्रोच ही नहीं चाहिए। आपकी अप्रोच बड़ी स्मार्ट चाहिए। मैं बोलता हूँ 3 या 4 टॉपिक ही ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके अलावा तो बस केवल समझना है। अगर आप चीज़ों को समझते हुए चलते हो, एमसीक्यू हो जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, 14 मार्क्स का मई 26 में आया, पर इसकी ये मत समझना कि वेटेज इतनी है इस चैप्टर की। इस स्टैंडर्ड की वेटेज में मेरे को लगता है 4 से 6 नंबर का आपको हर अटेम्प्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट हाँ, ईजी है। वीडियो को देखते समय बस ये माइंडसेट लेके चलना कि मेरे को चीज़ें समझनी है। मैं आपको बस चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे रटना होगा वहाँ पे मैं बोलूँगा। अपन फ्लो बनाते हुए चलेंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड कब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। अब देखो होता क्या है, आप रिलायंस की ऑडिट में गए। रिलायंस की ऑडिट में सपोज करो सेल्स है 10,000 करोड़ की। क्या तुम पूरी की पूरी सेल्स को, एक एक चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सैम्पलिंग करोगे। आप यहाँ पे सैम्पलिंग करोगे मतलब आप 100% पॉपुलेशन को चेक नहीं कर रहे, आप कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड बताएगा कि सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करने, कितने सैंपल्स रखने, वो ठीक है, सारी बातें करेंगे। बट आप जो भी सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, आप उस पर क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। मतलब ऑडिट प्रोसीजर किस पे लगाए जाएंगे, सैंपल्स पे लगाए जाएंगे। तो मतलब मुद्दे की बात ये है सर, ये सैंपल सही होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सैंपल है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन होना चाहिए, पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है सर, प्रोसीजर सैंपल पे लगाएंगे ताकि पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूजन फॉर्म कर सके। अब सैम्पलिंग की दो अप्रोचेस होती है, एक होती है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एक होती है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। आगे जाके इनकी बात करेंगे। ठीक है सर, अब सुन, यहाँ पे आप सैंपल किससे सेलेक्ट करोगे, सर पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने पहले आपको पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक बताए। मतलब सपोज करो आपको टोटल मिला के 100 डेटर्स है, उसमें से आप सैंपल सेलेक्ट करोगे कि भाई चलो 10 सैंपल सेलेक्ट कर ले तो उनका एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेगी। ठीक है, तो पहले इन्होंने बोला कि भाई हम पहले पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें बता देते हैं। आप निमोनिक कैसे ध्यान रखोगे, CAR। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो कार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको दिख रहा है, अब बहुत गंदा था, छोड़ इधर फोकस कर। ठीक है, कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबल। सुन, कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबल। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा बोला कि पॉपुलेशन आपकी सारी रेलिवेंट आइटम्स इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे सेल्स हो गई अप्रैल से लेके मार्च तक, तो ऐसा नहीं है कि भाई मार्च का डेटा ही हट गया और आप अप्रैल से फरवरी में सैंपल सेलेक्ट करो, गलत हो जाएगा ना। तो पॉपुलेशन शुड इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट आइटम्स। ठीक है, पॉपुलेशन बोलते हैं एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है, इट शैल बी रेलिवेंट फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आज अगर आप इन्वेंट्री की टेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एफए के रजिस्टर में से उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करो, वो गलत होएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीट ही नहीं कर पाएगा। तो पॉपुलेशन शुड बी एप्रोप्रिएट। और ये बोलते हैं पॉपुलेशन शुड बी रिलायबल, मतलब इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, मतलब कोई भी वो रिपोर्ट जनरेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट है कंप्यूटर जनरेटेड है, तो वो रिलायबल होनी चाहिए भाई, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो उसमें से जो सैंपल सेलेक्ट करोगे दैट वुड बी गिविंग बेटर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। राइट, तो पॉपुलेशन के इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए, CAR, कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस, रिलायबल। इसको आप मार्क कर सकते हो कि 3 मार्क्स में ये कभी थ्योरी आपसे पूछ सकता है। ठीक है सर, बढ़िया। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट, सैम्पलिंग यूनिट। तो मैं बोलता हूँ सर, ये आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है, ये आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है, उसके हर आइटम को अपन क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि जैसे आप अकाउंट रिसीवेबल डेटर की टेस्टिंग कर रहे हो, तो सैम्पलिंग यूनिट किस तरीके से पॉपुलेशन बन सकती है। तो इन्होंने बोला कि हो सकता है आप कस्टमर अकाउंट बैलेंस जितने भी है वो पूरी पॉपुलेशन हो गई, उसमें से सैंपल सेलेक्ट करो, तो सैम्पलिंग यूनिट कैन बी कस्टमर अकाउंट बैलेंस इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइसेस, आप इनवॉइसेस वाइज सैंपल को सेलेक्ट करो, तो वो जो इंडिविजुअल इनवॉइसेस होगी वो सैम्पलिंग यूनिट हो गए। मतलब होता क्या है सर, जो इंडिविजुअल आइटम होते हैं ना, जो पूरी पॉपुलेशन को बनाते हैं, उसी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग यूनिट। जैसे आपकी पूरी पॉपुलेशन है 1 से लेके 100 तक, तो इसके जितने भी इंडिविजुअल आइटम है सर, वो क्या हो गए, सैम्पलिंग यूनिट हो गए। ठीक है, बढ़िया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अप्रोच इज टू सैम्पलिंग क्या है, स्टैटिस्टिकल एज वेल एज नॉन स्टैटिस्टिकल। तो पहले अपन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, सारे पॉइंट्स उसी से रिलेट होएंगे। आप जब ऑडिट प्रैक्टिकली करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग उसी पे फोकस करता है, बिग फोर वाला ऑडिट। अब यहाँ पे होता क्या है, अपन बीइंग ऑडिटर अपन कमांड देते हैं सॉफ्टवेयर को। ये मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल आइडिया दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये पॉइंट्स याद हो जाए। सर अपन क्या करते हैं, कमांड देते हैं सॉफ्टवेयर को, जहाँ पे अपन उसको बोलते हैं कि देख ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, ये मटेरियलिटी लेवल है, रिस्क को मटेरियल मिसस्टेटमेंट इतना लग रहा है, ठीक है, हमको हमको इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमें 95% कॉन्फिडेंस चाहिए कि सैंपल्स विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। ऐसा अपन उसको कमांड देते हैं, ठीक है। तुम्हें ये सब स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। पर होता क्या है, सॉफ्टवेयर को अपन जब ये कमांड देते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर अपने आप आपको एक मिनिमम सैंपल साइज निकाल के दे देता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका काम कर देता है एक तरीके से। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बायसनेस नहीं है? नहीं है सर। क्या ये मेथड डिफेंसिबल हो गया? क्योंकि आप पे कभी भी किसी ने क्वेश्चन करा ना, तो आप प्रॉपर तरीके से उसको दिखा सकते हो कि भाई हमने विदाउट एनी पर्सनल बायस हमने ये सैंपल्स को सेलेक्ट करे, ठीक है। तो सुन, ये तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कीवर्ड्स क्या आएंगे। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप मार्क करना कि अपन को थोड़ा सा इसको याद करते हुए चलना है। सर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप फोकस करते हो रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स या प्रोबेबिलिटी थियोरी लगाते हो टू इवेल्युएट द सैंपल रिजल्ट, या मिनिमम सैंपल साइज डिफाइन करने के लिए। मैं क्या बोलता हूँ, सॉफ्टवेयर अपने आप निकाल के देता है, ठीक है। बस आपको चीजें इनपुट करनी पड़ती है, तभी तो उसका फॉर्मूला बन के वो निकाल के देगा डेटा। हाँ सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर स्टैटिस्टिकल मेथड क्यों साइंटिफिक मेथड है, रीजन बताओ। तो रीजन इज वेरी सिंपल, ये मैथमेटिकल थियोरी और प्रोबेबिलिटी यूज करता है, इसलिए ये एक एप्रोप्रिएट सैंपल साइज डिटरमाइन करके दे देता है, ठीक है। सर इसकी वाइड एप्लीकेशन है, बिग फोर में तो भाई सब यही यूज होता है ज्यादा तक। रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन क्यों है सर? क्योंकि ये पर्सनल बाइस को अवॉइड करता है, साइंटिफिक है। और तीसरा सर, अगर वाइड एप्लीकेशन होगी, मतलब पूरी पॉपुलेशन अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पे चलेगी ना, तो यहाँ पे ये बड़ा इजी हो जाएगा, ये आपको एक मिनिमम सैंपल साइज निकाल के दे ही देगा। रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन वेयर इट इज यूजफुल वेयर पॉपुलेशन हैज अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। समझा? तो ये हो गए इसके साइंटिफिक अप्रोच के पॉइंट, क्लियर। यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज कर रहे हो टू आइडेंटिफाई द मिनिमम सैंपल साइज, ठीक है। पर्सनल बाइस यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। सर क्यों? साइंटिफिक मेथड है, सॉफ्टवेयर अपने आप चीजें कैलकुलेट करके दे रहा है। बढ़िया सर। इन्होंने यहीं पे इसके कुछ बेनिफिट्स भी दिए। बेनिफिट्स कुछ हद तक वही रिपीट होएंगे, आपके 6 बेनिफिट्स दे रखे हैं, आपको 4 पे फोकस करना है। सर क्या बेनिफिट्स क्या है? सर पहली चीज, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। क्यों सर? साइंटिफिक है, पर्सनल बायसनेस नहीं है। सर ये एक मिनिमम सैंपल साइज खुद निकाल के दे देता है। सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सैंपल साइज खुद निकाल के देता है। और ये सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कर 1000 पॉपुलेशन थी, तो सपोज करो सैंपल साइज निकला 100। अब लेट्स से 10,000 पॉपुलेशन हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर सैंपल साइज 1000 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर ऐसे कैलकुलेट नहीं करता। सॉफ्टवेयर आराम से, मैं आपको मोटा मोटी बोलूँ ना, सैंपल साइज यहाँ पे 125 से 150 आएगा प्रैक्टिकली, सॉफ्टवेयर जो आपको कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो फायदा क्या होता है कि सैंपल साइज कभी भी उस प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। सर क्यों? अरे सॉफ्टवेयर को हम डिटेल डाल के देते हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सैंपल एरर हो सकता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझा? अच्छा, फिर सैंपल सिलेक्शन, क्या ऐसा बोल सकते हैं साइंटिफिक है? तो मोर ऑब्जेक्टिव होगा, डिफेंसिबल होगा, यू कैन डिफेंड योरसेल्फ कि सर ये साइंटिफिक मेथड से सैंपल सेलेक्ट करे, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं थी, ठीक है सर। सर ये आपको मिनिमम सैंपल साइज निकाल के दे देगा, वाइडली एक्सेप्टेड है, साइंटिफिक है, कोई भी पर्सनल बाइस नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स लिख के आ जाओ, हो जाएगा काम। समझा? ठीक है। आप ये 3 से 4 पॉइंट पे फोकस करोगे और अपना 4 नंबर अचीव करोगे, ठीक है। सिंपल, डन, बढ़िया। अब बात करते हैं सर नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की। नॉन स्टैटिस्टिकल, जब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बोल रहा है कि भाई वहाँ पे पर्सनल बायस यूज नहीं होता, तो नॉन स्टैटिस्टिकल में पर्सनल बायस यूज हो रहा होगा। ऑडिटर का एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहा होगा, सैंपल सेलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब
प्रैक्टिकली हो क्या रहा है सर, ऑडिटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैंपल साइज, नेचर ऑफ द सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहा है, उसका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उसकी नॉलेज है। इसलिए इस मेथड को ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक नहीं बोलते। सर क्यों? रीजन पर्सनल बाइस है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, डन सर। हाँ, स्मॉल एंटिटीज में अभी भी यूज होता है ये, बिग फोर में जनरली आपको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। अभी यहाँ तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसमें आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। सर सारे पॉइंट याद करने के उसके? नहीं, सारे पॉइंट याद नहीं करने, आपको बस 3 से 4 पॉइंट पता होने चाहिए, दैट्स इट। बढ़िया, आगे बढ़ू। इजी चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब देख, सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस इन्होंने पूरा एक आपको प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे आप बढ़ते हो। पहले आपको क्या करना होता है? सैंपल को डिज़ाइन करना होता है। भाई सैंपल को डिज़ाइन करना होता है कि क्या अपना ऑब्जेक्टिव है, क्या मिसस्टेटमेंट होगा, क्या डिविएशन होगा, ये सारी बातें करनी होती है। ठीक है, उसके बाद में एप्रोप्रिएट सैंपल साइज डिसाइड होता है कि भाई साइज मतलब सैंपल कितना, 100 सैंपल्स एग्जाम्पल के लिए। अब 100 सैंपल्स आपने डिफाइन कर लिए कि भाई अपन 100 सैंपल्स ले गए, उन पर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, तो फाइनली ये करूँ ना यार, वो 100 सैंपल्स कौन से हो गए, उनको कैसे सेलेक्ट करें पूरी पॉपुलेशन में? सैम्पलिंग मेथड्स आएगा। फिर आप क्या करोगे? ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे उस सैंपल पे, और फाइनली फिर एक्स्ट्रापोलेशन करोगे, प्रोजेक्शंस करोगे, वो आगे की बात है। ठीक है, तो पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस। ठीक है, सुनना, यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है, सैंपल साइज सैम्पलिंग मेथड। ये जो आपके 2 टॉपिक है ना, मोटा मोटी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये 2 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के टॉपिक्स आराम से हो जाएंगे। ठीक है सर, तो पहले इन्होंने सैंपल डिजाइन की बात करी, थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है, फोकस करना। सर ऑडिटर को क्या कंसीडर करना है कि उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सर उसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है जो उसको अचीव करना है, और उस पर्पस से रिलेटेड जो उसको अचीव करना है उससे रिलेटेड बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बोला कि ऑब्वियसली सर जो भी आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो एविडेंस गैदर करने के लिए, मेक श्योर ये करना कि पॉपुलेशन कंप्लीट हो रही हो। सर क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कंप्लीट होगी तभी तो आप सैंपल सही सेलेक्ट कर पाओगे। हाँ, ठीक है। ऑडिटर को क्लियरली पता होना चाहिए कि सर क्या मिसस्टेटमेंट है, क्या डिवीजन है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज, सर मिसस्टेटमेंट वर्ड बार बार यूज होएगा। सर जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल करते हो ना, तो आप मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो, और जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जब इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करते हो ना, तो आप वर्ड यूज करते हो कि भाई डिविजन्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड हो गया डिविजन्स आइडेंटिफाई करना, ये टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेटेड हो गया मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। ये बार बार वर्ड रिपीट होएंगे। सुन, ऑडिटर को क्लियरली डिफाइन करना होता है कि भाई मेरे लिए मिसस्टेटमेंट क्या होगा, मेरे लिए डिवीजन क्या होगा, उसको क्लियरली ये चीज को डिफाइन करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज वो डेटर की एग्जिस्टेंस को चेक कर रहा है, मतलब डेटर फेक नहीं है। ठीक है, उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाया, डेटर ने कंफर्मेशन दिया और बैलेंसेस में लेट से 5,000 का डिफरेंस आ गया। सर ऑडिटर क्या बोलेगा? अरे ये मेरे लिए स्टेटमेंट नहीं होगे। क्यों? वो चेक क्या कर रहा है? वो एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है कि भाई फेक तो नहीं है, फेक तो नहीं है डेटर, तो उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाया ना। हाँ, अब वो हुआ क्या, 5,000 का जो बैलेंस था ना, वो लेट से गलत पोस्टिंग हो गया और किसी दूसरे डेटर में आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर वो मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑडिटर पहले ये चीज डिफाइन करते हैं कि भाई मेरे लिए मिसस्टेटमेंट क्या है, मेरे लिए डिवीजन क्या है। ठीक है सर, बढ़िया। अब सैम्पलिंग डिजाइन में वो क्या करता है, पॉपुलेशन को बेसिकली 2 तरीके से, वो 2 मेथड्स होते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन और वैल्यूएटेड सिलेक्शन। दोनों मेथड का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पॉपुलेशन में से हमें एक सैंपल्स वैसे सेलेक्ट करने हैं जो पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, तो इन्होंने एक मेथड दिया स्ट्रैटिफिकेशन। बेसिकली पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप है ना पॉपुलेशन को बांटोगे, अभी देखना मजा आएगा। स्ट्रैटिफिकेशन, लेट्स से मैं बोलता हूं आपकी स्कूल के 11th और 12th क्लास के बच्चे, 11th और 12th क्लास के बच्चों को कैसे बांटा गया? सर यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, मैथ्स, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होमोजेनियस पॉपुलेशन में बांटा गया। हाँ, उस होमोजेनियस पॉपुलेशन को मतलब अपन ने क्या करा, पूरी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में क्रिएट कर दिया, उसको प्यार से क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम। ठीक है, अब स्ट्रेटम में से जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, साइंस के स्टूडेंट हो गए, आर्ट्स के स्टूडेंट हो गए, सबके अलग अलग स्ट्रेटम हो गए, और उसमें जितने भी बच्चे हो गए उनको प्यार से बोलेंगे स्ट्रेटा, इंडिविजुअल आइटम्स को। ठीक है, अब सर इसका फायदा क्या होता है, ये सब चीजें करने की क्यों जरूरत है, आपने पॉपुलेशन को क्यों ऐसा बांटा? सुन, अगर आप नॉर्मली पॉपुलेशन को ऐसा नहीं बांटते ना, तो हो सकता है सैंपल्स आपके ज्यादा सेलेक्ट होके आते हैं।
बट अब आपको पता है कि सर कॉमर्स आर रिप्रेजेंटेटिंग, मतलब ये कॉमर्स वाला जो पॉपुलेशन है वो एक ग्रुप हो गया, साइंस वाला एक ग्रुप हो गया, आर्ट्स वाला ग्रुप हो गया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, आपके सैंपल्स कम निकल के आते हैं एज कंपेयर टू द अर्लियर पोर्शन। सर क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है ना यार कि ये पूरा ग्रुप सेक्शन सिमिलर नेचर का है, ठीक है, तो इसमें से मैंने ये सैंपल सेलेक्ट कर लिए, इसमें से ये सेलेक्ट कर लिए, तो होता क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन इंपॉर्टेंट। सर स्ट्रैटिफिकेशन करने से फायदा क्या होता है, वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन की बेसिस पे बांट देते हो, एंड अल्टीमेटली सैंपल साइज को रिड्यूस होता है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, समझा? मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली हमने क्या करा, पॉपुलेशन, heterogeneous population has been divided into सब पॉपुलेशन नोन एज स्ट्रेटम, और उसके अंदर के आइटम हो गए स्ट्रेटा। सर आप ये चीजें क्यों कर रहे हो, ताकि पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी रिड्यूस होए, अल्टीमेटली रिड्यूसिंग द सैंपल साइज, ठीक है सर? अल्टीमेटली समझा क्या? अब सर आप क्या कर सकते हो, सुनना, आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे हर एक सब पॉपुलेशन पे। अब सुन, यहाँ पे लेट्स से ये पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 2 है, ये पॉपुलेशन 3 है, इसमें से सैंपल सेलेक्ट करा, इसमें से सैंपल, इसमें से सैंपल, ऑडिट प्रोसीजर लगाया इस सैंपल पे, तो कंक्लूजन में किस पे ड्रॉ कर पाऊंगा, इस पॉपुलेशन 1 पे। फोकस ना, ये ऑडिट प्रोसीजर सैंपल सेलेक्ट करा था, यहाँ पे मैं कंक्लूजन किस पे कर पाऊंगा, इस पे, फिर इस पे, और फिर मैं फाइनली तीनों का टोटल मिसस्टेटमेंट निकालूंगा। मतलब मैंने यहाँ पे मिसस्टेटमेंट सैंपल पे निकाला, टोटल प्रोजेक्ट पूरी पॉपुलेशन 1 पे करा, सिमिलरली पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3, और तीनों का टोटल मिला के आपका टोटल मिसस्टेटमेंट निकल के आएगा। समझा क्या? समझा क्या भाई? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्ट्रैटिफिकेशन। अब वैल्यूएटेड सिलेक्शन। सर वैल्यूएटेड सिलेक्शन बेसिकली इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम, इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट को आप सैम्पलिंग यूनिट मानते हो। अभी मैं इसको है ना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से नहीं समझाऊंगा, रिवीजन वीडियो है, ठीक है, बस फोकस करते हुए चलता। यहाँ पे फोकस क्या है कि सर जो हायर वैल्यू आइटम्स होते हैं ना, जो हायर वैल्यू आइटम्स होते हैं ना, उनका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाए, बस इतना सा फोकस होता है। मतलब ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो मॉनेटरी यूनिट होती है ना, सबको सैम्पलिंग यूनिट मान लेते हैं, सबको एक एक आइटम मान लेते हैं। अभी छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड मत करना। सर सपोज करो ये 1 रुपये है, ये 100 रुपये है, ठीक है, और एक है 10 लाख रुपये, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 100 रुपये को 100 यूनिट मान लेंगे, 10 लाख रुपये को 10 लाख यूनिट मान लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ लॉजिकली अगर बात करें तो सैंपल सिलेक्शंस किसका ज़्यादा चांसेस हो गए सिलेक्शन होने के, इसके ज़्यादा चांसेस हो गए सिलेक्शन होने के। ऐसा कुछ मेथड क्रिएट करा जाता है जहां पे बेसिकली हायर वैल्यू आइटम्स गेट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, ठीक है, लॉजिकल है, समझा? बस इतना ही एग्जाम्पल अभी तक के लिए समझते हुए चलना, ठीक है, डन, ओके सर। ये हो गया आपका सैम्पलिंग का डिज़ाइन। बेसिकली व्हाट यू हैव डन, आपने अपना पर्पस डिफाइन करा, आपने उसके हिसाब से बेस्ट प्रोसीजर्स को डिफाइन करे, क्या मिसस्टेटमेंट होगा, क्या डिवीजन होगा, ये डिफाइन करने की कोशिश करी, स्ट्रैटिफिकेशन वैल्यूएटेड मेथड अपन ने पढ़ा, डन सर, बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं सर सैंपल साइज। सैंपल साइज बोले तो सर कितना सैंपल लेना है, मतलब सैंपल ज़्यादा लेना है या सैंपल कम लेना है, हम ये बातें करेंगे। दिस कैन बी आस्क इन योर एमसीक्यू, तो यू नीड टू नो द लॉजिक। सैंपल साइज, सुन, ऑडिटर को सैंपल साइज को डिटरमाइन करना है। अब ऑडिटर जितनी रिस्क को कम चाहेगा ना, उतना वो क्या सोचेगा, यार सैंपल साइज बढ़ा दो, ताकि जितना ज़्यादा प्रोसीजर लगाएगा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले, जिसके बेसिस पे आपको सोचना है कि भाई सैंपल साइज बढ़ेगा घटेगा, अभी दिमाग चलाना, रट्टाफिकेशन करेगा, एग्जाम में गलत करके आएगा, ठीक है। ये टॉपिक अभी सुन, सैम्पलिंग मेथड्स, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, दीज वर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। फिर अब मैं दूसरा टॉपिक तुम्हें इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूँ ना, वो सैंपल साइज है। यहाँ पे तुम्हें लॉजिक शुड बी वेरी क्लियर, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तभी तो आंसर सही कर पाएगा, तो फोकस कर। हायर असेसमेंट ऑफ रोमम। सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा लग रहा है, एक एक पॉइंट को सोचते हैं। सर रोमम अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसका रिस्पॉन्ड अपन को अच्छा करना पड़ेगा। रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, ज़्यादा सैंपल साइज सिलेक्ट कर, ताकि ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाए, उस पर मिसस्टेटमेंट ज़्यादा आइडेंटिफाई करके दे सके। हाँ सर, तो अगर हायर असेसमेंट ऑफ रोमम में भाई ऑडिटर क्या सोचेगा, सैंपल साइज को बढ़ाओ सर, ठीक है सर, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्रेटर रिलायंस ऑन अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अभी आपका कोई अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से काम हो रहा है, तो आप सैंपल साइज बढ़ाओगे घटाओगे? अरे आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके डेटर का कंफर्मेशन ले रहे हो, आपका उससे भी काम हो रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली फिर क्या करेंगे अपन, सैंपल साइज को कम रखेंगे, ठीक है सर। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सर पहले आप है ना सोच रहे थे कि भाई 3 लाख तक मिसस्टेटमेंट मैं टॉलरेट कर लूंगा, मैं टॉलरेट कर लूंगा, ठीक है यार, 3 लाख तक मिसस्टेटमेंट अपन टॉलरेट कर लेंगे।
अब आपने क्या करा, इस लिमिट को 5 लाख कर दिया कि यार 5 लाख तक मिसस्टेटमेंट टॉलरेट कर लेंगे, तो मतलब यहाँ पे आप थोड़े से रिलैक्स हो गए। हाँ सर, यहाँ पे थोड़े से रिलैक्स हो गए, तो मतलब आपने क्या करोगे, अल्टीमेटली सैंपल साइज को रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा हो सकता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं सर डिक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, पहले 3 लाख का मिसस्टेटमेंट था, अब वो ऑडिटर ने बोला नहीं नहीं यार मेरे लिए तो 1 लाख का मिसस्टेटमेंट ये लिमिट है, तो यहाँ पे आपके क्या हो गए, सैंपल साइज बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा केस। ठीक है सर, डन। ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अगर आपको एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट उम्मीद है ज़्यादा हो गए, तो अपने सैंपल साइज को बढ़ाओ ना। ठीक है सर। फिर इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑडिटर का डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस बढ़े, मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े तो सैंपल साइज को बढ़ाओ। एप्रोप्रिएट स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, आपने याद है पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई करा था, स्ट्रेटिफिकेशन करा था, तो सर उसकी वेरिएबिलिटी, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक की वेरिएबिलिटी वो रिड्यूस हुई थी, अल्टीमेटली रिड्यूस टू द सैंपल साइज। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, छुपा और रुस्तम में एग्जाम में पूछ लेंगे। ठीक है सर। और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, अभी सुन, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, आप पॉपुलेशन को बढ़ा दो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपकी पॉपुलेशन 100 से 200 हो गई, तो सर क्या सैम्पलिंग साइज भी डबल हो जाएगी? नहीं, बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा सर। स्टैटिस्टिकल मेथड में ऐसा नहीं होता कि प्रोपोर्शनेट हुआ तो बढ़ा दो भाई, सैंपल साइज भी डबल कर दो, ऐसा नहीं होता सर। मिनिमम सैंपल साइज निकल के आ जाता है, वो इशू नहीं है, तो यहाँ पे सर नेग्लिजेंस इफेक्ट बोलते हैं अपन। ठीक है, समझा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देन सैंपल साइज इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसकी का अपोजिट चलेगा, मतलब यहाँ पे अपोजिट इन द सेंस कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेस्ट ऑफ डिटेल में तो आप मिसस्टेटमेंट बोलते हो, सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या बोलते हो कि भाई कंट्रोल्स में कितना डिविएशन हुआ। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन सैम्पलिंग साइज करेंगे। अभी सुन, इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, ऑडिटर के लिए हो गया यार कि पहले अपन इतना टॉलरेट कर सकते थे, वो अपन ने अपना टॉलरेशन लेवल ही बढ़ा दिया। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, मतलब सैंपल साइज अपना रिड्यूस हो जाएगा। ये सेम चलेगा, ये बिल्कुल सेम चलेगा। इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिवीजन, सर यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिवीजन अगर आपको लग रहा है भाई डिवीजन ज़्यादा निकल के आएगा, सैंपल साइज बढ़ा भाई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ग्रेटर रिलायंस प्लेस बाय ऑडिटर ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सर ऑडिटर है ना, ऑडिटर इस पे सर बहुत ज़्यादा रिलाई करना चाह रहा है, मतलब ताकि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन कर सके भाई कितना कितना करना है, तो अगर उस पर ज़्यादा रिलाई करना चाह रहा है तो भाई सैंपल साइज को बढ़ाओ। इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर लेवल ऑफ अश्योरेंस, सैंपल साइज को बढ़ाओ। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है माय डियर पीपल, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, हवा में नहीं लेने का इस टॉपिक को, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा, अच्छे से समझो एक बार। अब क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो चाहे तो, और खुद से आंसर सोचो, खुद का आंसर लॉजिकली सोचो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, क्लियर, डन। अच्छा, अब सैंपल डिज़ाइन हुआ, अब आपने सोच लिया कि हाँ भाई मेरे को इतने सैंपल्स लेने, लेट्स से 100 सैंपल लेने तेरे को। अब वो 100 सैंपल लेने हैं, तो भाई उसमें से पूरी पॉपुलेशन में से 100 सैंपल कैसे लूँ, इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड आया। स्टैटिस्टिकल मेथड आया, मतलब आप स्टैटिस्टिकल मेथड, नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों यूज हो सकते हैं, पर आपका प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो ज़्यादा तक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होता है। ठीक है, बिग 4 में। तो सुन, यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड है, अब सैम्पलिंग मेथड बोथ कैन बी, स्टैटिस्टिकल भी हो सकता है, नॉन स्टैटिस्टिकल भी हो सकता है। सुनना, सैम्पलिंग मेथड्स इन्होंने 5 दिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पहला इन्होंने दिया रैंडम सैम्पलिंग, सर रैंडमली सेलेक्ट करना, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 मेथड्स पढ़ेंगे यहाँ पे। सुन, मतलब यहाँ पे दो मेथड्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सुन, रैंडम सिलेक्शन में सिंपल क्या हुआ, आप रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हो, नाम से समझते ना, मतलब सर हर आइटम के पास में, इसके पास में, इसके पास में, इसके पास में, इसके पास में, सबके पास में, ईच एंड एवरी आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या यहाँ पे 2 मेथड्स आपको दिए, सिंपल रैंडम और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सर सिंपल रैंडम में क्या हुआ, होमोजीनियस पॉपुलेशन थी, कुछ दिक्कतें नहीं थी। अपन ने सपोज करो कंप्यूटर को बोला कि कंप्यूटर ये 1000 आइटम है, इसमें से ना 10 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, कंप्यूटर अपने आप सेलेक्ट कर लेगा रैंडम बेसिस पे। ठीक है सर, कोई पर्सनल बायस है क्या, कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच, आंख बंद करी और ये चिट्ठियां उठा रहे अपन, ऐसा सोच। ठीक है, बढ़िया। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग,
अब स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटिफाइड मतलब वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट चलेगा सर। यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन होगी, उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में क्रिएट करा जाएगा और फिर सैंपल सेलेक्ट करा जाएगा प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मतलब सर अभी मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेड रिसीवेबल है, सोच के देख, 2,25,000 एंड बिलो वाले अमाउंट और 10 लाख के ऊपर वाले अमाउंट, सब मटेरियलिटी एंगल अलग पड़ेगा। तो लॉजिकली अगर अपन सोच के देखें तो सर 10 लाख के ऊपर वाले जो बैलेंस आइटम है सर, वहाँ पे सैंपल्स क्या हो गए, ज़्यादा सेलेक्ट हो गए। तो आपने क्या करा सर, यहाँ पे पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया और उसके बाद में जब आप सैंपल सेलेक्ट करने जाओगे तो आप लॉजिकली क्या सोचोगे कि सब पे वेट्स दे दे, कि जैसे 10 लाख के ऊपर सारे आइटम्स को सेलेक्ट करना है, 775 से 10 लाख 25% चेक कर लेंगे, 225 से बिलो अरे 2% चेक कर लेंगे, बहुत है भैया बहुत है। ठीक है, मतलब व्हाट यू हैव डन, हिट्रोजेनस पॉपुलेशन को अलग 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 होमोजेनियस पॉपुलेशन में डिवाइड करा और उस पे वेट्स दिए, प्रोपोर्शनेटली आप फिर सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हो। एग्जाम में पूछा हुआ है यही सेम एग्जांपल। ठीक है, डन। अल्टीमेटली ईच एंड एवरी आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। आपने क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल 5,50,000 से 7,50,000 के बीच में 10% सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब वो 10% कैसे सेलेक्ट होएगा वापस, सर रैंडमली सेलेक्ट होगा। मतलब आपने पॉपुलेशन को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, सैंपल साइज को सोचा कि भाई अपन वेट से देंगे और फिर अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, रैंडमली। ठीक है, डन, बढ़िया। सेकंड है आपका इंटरवल और सिस्टमेटिक सैंपलिंग, इंपॉर्टेंट। इंटरवल और सिस्टमेटिक सैंपलिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सैंपल साइज तो आपने पहले निकाल लिया था, ऊपर पड़ क्या है, सपोज करो सैंपल साइज आपका कुछ निकला हुआ है। ठीक है, ये पॉपुलेशन साइज है, टोटल मिला के पॉपुलेशन है 1000। ठीक है, और सपोज कर अपन 20 सैंपल सेलेक्ट करने वाले हैं, तो आपका एक सैंपलिंग इंटरवल आ गया 50 का। मैंने क्या बोला, 1000 पॉपुलेशन साइज था, उसमें से आपने सोचा यार भाई मैं तो 20 सैंपल निकालूंगा, आपने डिवाइड बाय 20 करा, 50 आ गया आपका सैंपलिंग इंटरवल। ये क्या आ गया आपका सैंपलिंग इंटरवल। ठीक है सर अपन अब क्या करेंगे, 1 से लेके 50 इसमें एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से एक नंबर सेलेक्ट हो गया 20। ठीक है, अब 20th के बाद में हर 50th आइटम को सेलेक्ट करते जाओ, ये 20 हो गया, ये 70 हो गया, ये 120 हो गया, ये 170 हो गया, ऐसे आप सेलेक्ट करते हुए जाओ। ठीक है, मतलब सर अपन ने क्या करा, ये अपन ने एक सैम्पलिंग इंटरवल निकाला कि 1000 आइटम थे, हम 20 को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो डिवाइड इक्वल टू 50 हो गया। आपने 1 से 50 में एक रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, लेट से 20 नंबर आया, उसके बाद में आप 50-50 का गैप लेते हुए चल रहे हो, 20, 70, 120 ऐसे करके आपने टोटल मिला के 20 सैंपल्स को सेलेक्ट कर लिया। समझा क्या? हाँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सर हो सकता है कोई की आइटम यहाँ पे छूट जाए। सर क्यों? क्योंकि आपने तो क्या एक 20, 70, 120 ऐसा कर लिया, तो हो सकता है कोई की आइटम छूट जाए। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि ऑडिटर एक बार असेस करना कि पॉपुलेशन फेयर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आइटम बिल्कुल ही इग्नोर हो गए, सारी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक कवर हो जाए। ऐसा पॉपुलेशन को एक बार असेस करना और मेक श्योर करना कि कोई भी ऐसा नहीं हो कि इंपॉर्टेंट आइटम बिल्कुल ही छूट जाए। मतलब पॉपुलेशन शुड बी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, तो असेस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर टू इंश्योर द फेयर रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। जैसे आपने 0 से 50 के बीच में ही लेट्स से 20 ले लिया और 30 ले लिया, मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। ठीक है, मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट से क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि सर इंटरवल सैम्पलिंग से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकती है। सर ये रिस्क हो सकती है कि हो सकता है कि की आइटम्स इग्नोर हो जाए। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स लेगा। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को असेस करेगा टू मेक श्योर दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग फेयरली। ठीक है, डन सर, दिस इज इंटरवल सैम्पलिंग। देन बात करते हैं सर मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। सिंपल है मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, यहाँ पे ये एक तरीके से वैल्यूएटेड सिलेक्शन ही है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो भी सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी सैम्पलिंग रिजल्ट निकाल रहे हो, सब कुछ मॉनेटरी अमाउंट के बेसिस पे हो रहा है, सब कुछ मॉनेटरी अमाउंट के बेसिस पे ही हो रहा है अल्टीमेटली। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैल्यूएटेड सिलेक्शन वेयर सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट इन मॉनिटरिंग अमाउंट। ठीक है, डन डन। यहाँ पे अल्टीमेटली फोकस क्या रहेगा, जो हाई वैल्यू आइटम हो गए वो सेलेक्ट हो जाए, अल्टीमेटली वैसा ही एंगल यहाँ पे चलेगा। ठीक है सर। देन हैपेजार्ड सैम्पलिंग। हैपेजार्ड मतलब सही तरीके से नहीं हो रहा, सही तरीके से नहीं हो रहा मतलब क्या, प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं फॉलो नहीं हो रही है और ऑडिटर सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहा है। अच्छा,
यहाँ पे ऑडिटर ऐसा भी नहीं करता कि अपना पर्सनल बाइस लेके आ रहा है, नहीं, उसका कोशिश ये है कि मेरी पर्सनल बाइस या प्रिडिक्टेबिलिटी अवॉइड हुए, पर वो स्ट्रक्चर्ड वे में सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि ये बोला जाता है कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के लिए थोड़ा सा अनसूटेबल है। सर क्यों? ऑडिटर हैप्पैज़ार्ड मैनर में कुछ भी सेलेक्ट करे जा रहा है, कुछ भी सेलेक्ट करे जा रहा है, प्रॉपर टेक्निक फॉलो नहीं हो रही है। हालांकि एक चीज ये होती है कि सर यहाँ पे वो प्रिडिक्टेबिलिटी या अपनी बायसनेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, हैप्पैज़ार्ड का मतलब ही क्या? अरे जैसे तुम पढ़ते हो ना, चलो यार अकाउंट कुछ नहीं आया है, अकाउंट्स का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा, चल यार ये ऑडिट पढ़ लेते हैं, चल यार ये डीटी पढ़ लेते हैं, वैसा ही कुछ हो रहा है हैप्पैज़ार्ड। ठीक है, समझा? देन मैं ईज़ी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम ये मेथड्स को समझो और फिर उसके हिसाब से आंसर्स करने की कोशिश करो। देन ब्लॉक सैंपलिंग। सर ब्लॉक सैंपलिंग मतलब क्या? वो ब्लॉक बनेगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज करो 1 से लेके 200 तक के आइटम है, ऑडिटर ने क्या करा, 101 से 150 के आइटम को पूरे को सेलेक्ट कर लिया और उस पर वो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है। सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ ही नहीं होता। क्यों? अभी तुमने एक ये ब्लॉक को सेलेक्ट कर लिया, बाकी के आइटम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो ये सूटेबल ही नहीं है। ऑडिट सैंपलिंग के लिए ये मेथड ही सूटेबल नहीं है। ठीक है, ब्लॉक सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, समझा? मतलब हो सकता है कि आपने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को तो सेलेक्ट कर लिया और बाकी के जो अदर कैरेक्टरिस्टिक वाले उसको इग्नोर कर दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इस मेथड को प्रैक्टिकली यूज ही नहीं करा जाता। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक सैंपलिंग। समझा? क्लियर? सुन, पांचों मेथड्स इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग, सैंपल साइज इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग मेथड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन ऑडिट डिकोडर पे आते हैं और ये क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं। सुन, ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी विच, अच्छा यहाँ से देख लो, विच फोरकास्ट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड बाय ऑडिटर फॉर सेलेक्टिंग सैंपल्स इन सच अ वे, गिव थ्रू अबव फील्ड विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज लाइकली टू यूज। इन्होंने क्या करा है, सैम्पलिंग इंटरवल बोला कि बताओ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू सेलेक्ट, 100 आइटम सेलेक्ट करने हैं, एंडिंग नंबर रिकॉर्ड टू सेलेक्ट, इन्होंने क्या बोला कि 1 से लेके 1000 तक के आइटम है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू सेलेक्ट 100 करने हैं, तो 1000 डिवाइड बाय 100, ये हो गए 10 आइटम, मतलब 10 हो गया आपका सैम्पलिंग इंटरवल, है ना? 1000 थे, 1 से लेके 1000 तक के आइटम थे, आपको 100 सेलेक्ट करने हैं, तो आपका कितना आ गया सिलेक्शन इंटरवल? ये आ गया 10। मतलब आप यहाँ पे कौन सा मेथड लगा रहे हो? इंटरवल सैम्पलिंग। आपको बस अवॉइड क्या करना है कि सर कोई की आइटम यहाँ पे इग्नोर ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे सर, इंटरवल सैम्पलिंग को एक्सप्लेन करके आओगे। एडिशनली पार्टनर ऑफ CAZ सजेस्टेड हिम टू सेलेक्ट फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइस फ्रॉम द सेल बुक ऑफ लास्ट मंथ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा भाई, पहले 200 सेलेक्ट कर लो सीधे। अब पहले 200 सेलेक्ट कर लो तो आप तो एक ब्लॉक को सेलेक्ट कर रहे हो, सर ये कौन सा हो गया, ब्लॉक सैम्पलिंग हो गया। अब एग्जाम में मेथड पूछा है राजा, डिफाइन करके भी आना, केवल सेलेक्ट करके आ जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, एक्सप्लेन भी करके आना। ठीक है, समझा? डन सर। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, रुक जाओ, आपको बताना है which sample selection auditor divided the trade receivable into 3 groups, balance above 20 lakh, balance between 10 lakh से 20 lakh, balance below 10 lakh. He selected different percentage of item from each group. सर ये कौन सा मेथड था? आपने पॉपुलेशन को डिवाइड करा और उसके बाद आप वेट्स दे रहे हो कि सेलेक्ट करते समय कि भाई ज़्यादा वाले आइटम पे ज़्यादा वेट देंगे। ठीक है सर, ये स्ट्रेटिफिकेशन में ऐसा ही कुछ पढ़ा था क्या एग्जाम्पल? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, हाँ सर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया आपका। एक्सप्लेन भी करना है, केवल लिखना नहीं है। ऑडिटर यूजेस सैंपल ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव चेक टू टेस्ट वेदर चेक्स आर साइंड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी रादर देन पिकिंग 50 सिंगल चेक। तो भाई इन्होंने 50 कॉन्जिक्यूटिव चेक ले लिए, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ब्लॉक सैम्पलिंग ले लिया। सर एक्सप्लेन भी करने का, बिल्कुल करना है भाई, सितंबर 2024 का क्वेश्चन था। देखो आप ICAI का सजेस्टेड आंसर देखोगे तो इन्होंने इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और फिर फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन। समझा? डन सर, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। मई 26 में सर कौन सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था? मई 26 में इन्होंने इंटरवल सैम्पलिंग पे पूछा था क्वेश्चन कि इंटरवल सैम्पलिंग से रिलेटेड क्या रिस्क है और इससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, डन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप अभी तक फील करोगे ना तो ये स्टैंडर्ड इज़ वेरी सिंपल डिसेंट।
ठीक है सर, आगे भी इजी है, कुछ बड़ी बात थोड़ी ना है। चल, ये हो गया। अब सुन, सैंपल सेलेक्ट हो गए, अब क्या करेगा? सोच के देख, प्रोसेस फॉलो कर। सर सैंपल सेलेक्ट हो गए, अल्टीमेटली क्या करेंगे सर? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बात खत्म यार। सर इतना क्या लोड लेना? तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जो भी पर्पस हमें ऑब्टेन अचीव करना है उसके हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे सर, ताकि सर ऑडिट एविडेंस गैदर कर सके। हाँ सर, सपोज करो कोई आइटम है ना गलत सेलेक्ट हो गया था, आइटम गलत सेलेक्ट हो गया था, उसको रिप्लेस कर। मतलब सपोज कर तुम कंप्यूटराइज सेल्स को चेक कर रहे थे, गलती से उस सैंपल में मैनुअल बिल आ गया, सर तुम्हें उसको रिप्लेस करना है। हाँ, रिप्लेस करते समय बस उस पर प्रोसीजर लगा लेना, ये देखने के लिए कि भाई इसमें तो कोई मिसस्टेटमेंट विस्टेटमेंट नहीं है ना, ठीक है, वो तुम कर लेना, बाकी उसको रिप्लेस कर। ठीक है सर। अच्छा सर, रिप्लेसमेंट फीजिबल नहीं है, सर रिप्लेसमेंट फीजिबल नहीं तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर। ठीक है। और अगर सर आपसे प्रोसीजर्स भी नहीं लग रहे, आप ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन नहीं कर पा रहे हो या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर आपसे नहीं लग पा रहे, तो सर क्या करे? फिर भाई उसको मिसस्टेटमेंट मांग लेना या उसको डिवीजन मान लेना। सर मिसस्टेटमेंट कब मानेंगे? जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो। डिवीजन कब मानोगे? जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगा, अगर आइटम गलत सेलेक्ट हो गया तो रिप्लेस कर। ठीक है, अगर तू ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर आइटम पे, या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा, ऑप्शन नहीं है तेरे पास में, तेरे को फिर वो मिसस्टेटमेंट या डिवीजन मानना पड़ेगा। ठीक है। अरे तभी तो अपन बार बार बोलते थे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो अपन मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यार हम उसको ये मानेंगे, ऐसा हम उसको मिसस्टेटमेंट मानेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल में, अगर रिलेट कर पा रहे हो तो। ठीक है, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिखोगे नंबर मिल जाएंगे। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, समझा? ऑडिट प्रोसीजर्स अपन ने परफॉर्म करे। अब सुन, अब गेम कैसे चलेगा? गेम कैसे चलेगा? तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए थे सैंपल्स पे, ठीक है, अब तुम क्या करोगे? पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूड करना चाहोगे। हाँ सर। अब स्टैंडर्ड बोलता है रुक, तेरे को प्रोजेक्शन करना है, तुम बोलते हो हाँ हाँ मेरे को प्रोजेक्शन करना है, स्टैंडर्ड बोलता है रुक जा, एक काम कर, पहले तू डेविएशन और मिसस्टेटमेंट के नेचर को समझ, कॉज को समझ, वो एक बार तू समझेगा ना तो उसके बाद में प्रोजेक्शन पे जाना। ठीक है सर। तो अपन प्रोजेक्शन पे जा ही रहते, स्टैंडर्ड ने अपना हाथ पकड़ा और बोला रुक जा, पहले थोड़ा सा इनके नेचर एंड कॉज को समझ, इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ों को याद करना है, 2 टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो याद करने वाले हैं, बाकी के टॉपिक्स मैंने अभी आपको पढ़ाई दी है। नेचर एंड कॉज ऑफ डिवीजन एंड मिसस्टेटमेंट, तो अपन क्या करेंगे? उनको एनालाइज करेंगे, उनको समझेंगे, मिसस्टेटमेंट और डिवीजन, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या डिवीजन मिसस्टेटमेंट में कोई कॉमन फीचर है क्या, अधिकतर निकल जाएगा। अगर कॉमन फीचर है ना तो सारे आइटम्स, सारे मिसस्टेटमेंट जिनमें कॉमन फीचर है ना उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। ठीक है, ये देखने के लिए कि सर क्या ये इंटेंशनल है, क्या कोई फ्रॉड का इंडिकेशन है क्या। ठीक है, समझा? मतलब अपन क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे नेचर एंड कॉजेज ऑफ मिसस्टेटमेंट और डिवीजन आइडेंटिफाई। अब सुन, कहीं कहीं पे तो देखो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले पता पड़ गए, तुमने ये देख लिया कि भाई वो इंटेंशनल है क्या या इंटेंशनल नहीं है, फ्रॉड है क्या, मतलब तुमने सारा एंगल देख लिया। अब अगर हो सकता है कि तुम्हें कोई रेयर सर्कमस्टेंसेज में कोई ऐसा मिसस्टेटमेंट या डिवीजन मिले जो एनोमली हो। तो व्हाट इज एनोमली? एनोमली जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, आपको अगर आप किसी को एनोमली बोल रहे हो तो उसको उस पे हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी चाहिए कि यार ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब लॉजिक क्या चलेगा आगे वाले टॉपिक पे? लॉजिक क्या चलेगा? मतलब कि सर ये एनोमली पे प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। कोई सैंपल को अगर आप एनोमली बोल रहे हो कि सर ये नहीं है, ये अपना नहीं है सर, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो आप प्रोजेक्शन किस बेसिस पे करोगे? आगे ये इसी का बात करूंगा। तो इन्होंने क्या बोला, सर आप क्या करो, डिवीजन और मिसस्टेटमेंट है ना, आप पहले ये देखो कि सर इनमें क्या कोई कॉमन फीचर है क्या। आप ऐसे जितने भी आइटम्स है उनको सेलेक्ट करो, उन पर प्रोसीजर लगाओ, ये देखने के लिए कि क्या कोई पॉसिबल फ्रॉड, इंटेंशनल फ्रॉड का उम्मीद है क्या। ठीक है सर, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज आप किसी आइटम को एनोमली बोल सकते हो, उसके लिए आपको सर्टेन डिग्री ऑफ, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी चाहिए होगी कि भाई यार ये अलग है यार, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है सर। ऑडिटर टू ऑब्टेन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड मिसस्टेटमेंट और डिवीजन डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है सर। सर ऐसा क्यों करने की जरूरत हुई अभी समझेगा। अब अपन आए प्रोजेक्शन पे। अब प्रोजेक्शन पे आए तो होता क्या है, आपने क्या करा,
आपने सैंपल पे प्रोसीजर्स लगाए थे। हाँ, अब आप उसका प्रोजेक्शन करोगे पूरी पॉपुलेशन पे, प्रो रेटा बेसिस पे, ठीक है। अब गेम क्या हुआ, आप यहाँ पे सीधे प्रोजेक्शन पे मत जाओ। आपने वो एनोमली करा था ना, उसको अलग कर पहले, उसको अलग कर, वो एनोमली आइटम है, उसको तू टाटा बाय बाय कर, ठीक है। उस टाटा बाय बाय सर हटा देगा, मैंने कहा नहीं, अभी के लिए साइड में रख। अब सर ये बाकी के आइटम हैं जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर प्रोजेक्शन कर दे। हाँ, तो यहाँ पे तेरी बाकी की पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है उस पर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकल के आया। हाँ, और वो जो एनोमली वाला अलग आइटम था ना, उसको ऐड कर दे, तेरा टोटल मिसस्टेटमेंट आ गया। अरे सर क्या बोला क्या बोला, रुक रुक रुक, तूने एक आइटम है उसको अलग करा, भाई तू निकल यहाँ से, भेजना मत, साइड में खड़े रखना। मतलब वो एनोमली जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा था, उस पर प्रोजेक्शन करके करेगा क्या यार, ठीक है। बाकी के सैंपल्स पे तुमने प्रोजेक्शन करा टू द होल पॉपुलेशन, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और ये जो एनोमली है, अगर ये अनकरेक्टेड रह गया, ठीक है, इन दोनों का टोटल कर, तेरा टोटल मिसस्टेटमेंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, तेरा टोटल मिसस्टेटमेंट निकल के आ गया भैया। तो मिसस्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, अनकरेक्टेड एनोमली प्लस प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन द सैंपल्स। समझा क्या, समझा क्या सर, ये सब क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ऊपर वाला आइटम से लिंक करो, एनोमली इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, ठीक है। समझा। सपोज कर कोई, एक एग्जांपल मैं देता हूँ क्लास में, सपोज कर कोई लेट्स से फॉरेनर आया अपने इंडिया में, ठीक है। अब लेट्स से कोई फॉरेनर गर्ल थी, एक लड़के ने उसको छेड़ दिया, वो फॉरेनर के पूरे इंडिया में घूमी, इतना इंडिया वालों से उसको प्यार मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली, पर वो उस लड़के ने परेशान करा। तो वो क्या बोलती है कि यार ये एनोमली है, इंडिया वाले तो बढ़िया है, ये एनोमली अलग ही है, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। मैंने उससे पूछा इंडिया के बारे में क्या सोचते, पूरी बोली इंडिया के बारे में तो बढ़िया है सब, बोले, और वो बोलती है ये तो एनोमली था, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हमारी, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन पूरे वो पूरी इंडिया को डिफाइन नहीं कर रही ना। इसी तरीके से अपन ने भी क्या करा सर, एनोमली को अलग करा, ठीक है, और बाकी के बेसिस पे अपन ने प्रोजेक्शन करा, फिर टोटल कर दिया। समझा, समझा क्या, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट इसको कहते हैं। क्लियर, डन राजा, ये स्टैंडर्ड आपका मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको कम समय में याद कराने की कोशिश ही नहीं करी है, पहली चीज। सर क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड, पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट इस पोजीशन में होते हैं कि सर हमें कुछ पता ही नहीं है स्टैंडर्ड के बारे में, तो मैं सीधे तुम्हें रटा हुआ, अभी तो क्या किस पोजीशन में रटा हुआ, भूल जाओगे गजनी, ठीक है। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, कम टाइम में जितना अप्रोप्रिएट में समझा सकता था उतना समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। आप क्या करो, एक बार आप पूरा हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन को अच्छे से रीड करो। कुछ टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए, सैम्पलिंग मेथड्स हो गए, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ठीक है। देन सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग मेथड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको सैम्पलिंग मेथड्स में तो उनके बारे में थोड़ा सा लिखना भी है, ठीक है। देन ये लास्ट के 2 टॉपिक हो गए जहाँ से आपको थोड़ा सा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन को आंसर बनाना पड़ेगा वहाँ पे अच्छे से, तो इन 2 क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, बाकी आपके लिए स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, नॉट मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड कराने की कोशिश करिए। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये स्टैंडर्ड कैसा लगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।